जीत आपकी। लेखक शिव खेरा। लेखक की ओर से। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतना। आप ऐसे लोगों से मिले ही होंगे जो अपनी जिंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते से जो भी पाते हैं उसे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग ही होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, पर ज्यादातर लोग तो नाखुश और हताशा में ही जिंदगी गुजार देते हैं। यह किताब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए ना तो पक्का इरादा है, ना ही इसके लिए वे वक्त निकालते हैं, और ना ही कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं। यह किताब आपके लिए है। सीधी सी बात है कि आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, जिससे जाहिर होता है जिंदगी को और भी बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। आपकी कामयाबी के रास्ते में यह किताब मददगार साबित हो सकती है। यह किताब किस किस्म की है? एक नज़रिए से देखा जाए तो यह निर्माण पुस्तिका है। यह कामयाबी के लिए ज़रूरी औजारों के बारे में बताती है और एक खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी का नक्शा तैयार करती है। दूसरे नज़रिए से देखें तो यह लजीज खाना बनाने की रेसिपी बुक है। जिस तरह खाना बनाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ सही मात्रा में मिलाई जाए तो ही खाना बढ़िया बनता है, उसी तरह इस किताब में उन उसूलों की बात की गई है जिनका सही मात्रा में इस्तेमाल आपको कामयाबी की हर ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक गाइड बुक है। यह हर कदम पर कामयाबी का सपना देखने से लेकर उन सपनों को सच करने का रास्ता बताती है। इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए? यह किताब आपको नए लक्ष्य बनाने, एक नए उद्देश्य की समझ पैदा करने और आपके खुद के बारे में और आपके भविष्य के बारे में एक नए विचार पैदा करेगी। जैसा कि किताब के नाम से ही जाहिर है, यह आपको अपनी पूरी जिंदगी कामयाब बनाने में मदद करेगी। लेकिन आप इस किताब की खास बातों का फायदा एक सरसरी नज़र में पढ़कर या पूरी किताब को एक बार में गटक कर नहीं उठा सकते। इसके लिए तो आपको एक बार में सिर्फ एक ही अध्याय बहुत धीरे धीरे और समझते हुए पढ़ना होगा। जब तक एक अध्याय की सारी बातें अच्छी तरह से ना समझ लें, अगले अध्याय को पढ़ने के लिए जल्दबाजी ना करें। आप इसे एक वर्क बुक की तरह इस्तेमाल करें। आपने क्या समझा, क्या सोचा, सब इस वर्क बुक के साइड में लिखते जाएं और किताब के उन वाक्यों, पैराग्राफों या हिस्सों पर निशान लगाते जाएं जो आपके लिए ज़रूरी हों। हर अध्याय को पढ़ने के बाद उसकी खास खास बातों पर अपने जीवन साथी या दोस्तों के साथ चर्चा जरूर करें। खासकर वैसा कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपकी खूबियों और खामियों को अच्छी तरह से जानता हो। उसकी निष्पक्ष राय आपके लिए मददगार होगी। एक कार्य योजना की शुरुआत कीजिए। स्टार्ट एन एक्शन प्लान। इस किताब का एक मकसद यह भी है कि आपको आने वाली जिंदगी के लिए एक कार्य योजना तैयार करने में मदद करे। अगर आपने अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाया है तो यह किताब आपको 3 चीजें बताएगी। पहली, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरी, किस तरह से उसे हासिल करना चाहते हैं। तीसरी, कब तक हासिल करने की योजना है। इस किताब को पढ़ते वक्त एक नोटबुक साथ रखें और उसे 3 हिस्सों में बांट लें। आपके लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य कितने मुकामों से गुजर कर पाना चाहते हैं, और इस कामयाबी के लिए आपका टाइम टेबल। जब आप इस किताब को पढ़कर ख़त्म करेंगे, आपकी नोटबुक एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर चुकी होगी जिस पर आप अपनी नई जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। इस किताब में बताए गए नियम और उसूल सर्वव्यापी हैं, जो हर हालत, हर मुल्क और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं। जैसा कि प्लूटो ने कहा है, सच्चाई अमर है। इस पूरी किताब में मैंने सिर्फ लिखने की सुविधा के लिए पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस किताब में बताए गए उसूल या रास्ते पुरुष और महिला दोनों पर एक जैसे ही लागू होते हैं। कहीं कोई फर्क नहीं। कामयाबी के ये उसूल इस आधार पर लिखे गए हैं कि ज़्यादातर लोग काबिलियत या अक्ल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा, रास्ता, समर्पण और अनुशासन की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। अध्याय 1, नजरिए का महत्व। सकारात्मक रुख अपनाएं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था।
उसके पास लाल, नीले, हरे, पीले और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर से बढ़ जाती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती वह उसे बढ़ाने के लिए एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट पीछे से खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले रंग के गुब्बारे को छोड़े तो क्या वह भी ऊपर उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 75% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या ख़ास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। तजुर्बे की बात यह है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। जीत आपकी नाम की यह किताब कामयाबी के बाकी 75% के बारे में है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड, नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक ज़िंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अपना किरदार, रोल अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया ही है। ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? हीरो से भरा खेत, एकर्स ऑफ डायमंड्स। हाफिज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी में खुश और संतुष्ट था। हाफिज़ खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज़ को हीरे के महत्व और उनकी जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज़ सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज़ ने अपने खेतों को बेचने और परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों में होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा लिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज़ को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया।
वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें 6 सीखें मिलती हैं। पहली, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेने की ज़रूरत है। दूसरा, दूसरे की खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। हमसे अपनी जगह की अदली बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। चौथा, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। पांचवा, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। छठा, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। डेविड और गोलियत। हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं यह हमारे नज़रिए से तय होता है। आशावादी, पॉजिटिव सोच वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर निराशावादी, नेगेटिव सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों को लेकर नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर या अपने से बड़ा अवसर साथ लाती है। संस्थाओं के लिए नज़रिए का महत्व। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छुपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं, वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते और काम करते हैं। वे अपने सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेशन के आला अफसरों से बात की है और उनसे पूछा है, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ऐसी चीज़ बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज़ को बदलना चाहेंगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का नज़रिया बदलना चाहेंगे। नज़रिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज़्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजर्बा बताता है कि किसी भी व्यक्ति की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा मानव संसाधन व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। TQP, सारी खूबियों वाले लोग, टोटल क्वालिटी पीपल। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टम सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद सही ना हो, और वह सारी बुनियाद है TQP। या TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक और सकारात्मक नज़रिए वाले लोग होते हैं। मुझे गलत ना समझें, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की ज़रूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रम में हिस्सेदारी करने वालों को प्लीज़ या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है।
लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है। इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं और अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, ना कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों में पेश आने वाले लोगों को प्लीज़ और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, ये बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाती हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला और उसने कहा, अगर मेरे पास आप जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों को तनख्वाहों या काम करने के हालात के पैमाने पर नहीं आंका जाता है, उन्हें भावना, नज़रिया और आपसी संबंधों के पैमाने पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब यह है कि उन्हें वह काम करने का तरीका नहीं मालूम है, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते हैं। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते हैं तो यह नज़रिया से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। उन्हें उस काम की परवाह नहीं, या वह नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। वे मानते हैं कि उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,349 टन कुल वजन का लगभग 60% भाग वजन जमीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नज़रिया, संपूर्णतावादी नज़रिया, द हॉलिस्टिक अप्रोच। मैं संपूर्णतावादी नज़रिए में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ, पाँव, आँख, कान, दिल और दिमाग नहीं बल्कि संपूर्ण इंसान हैं। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके पूरा एक आदमी लौटता है। घर की परेशानियां हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियां हमारी पारिवारिक ज़िंदगी पर असर डालती हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालती हैं। निजी पेशे से जुड़ी और सामाजिक समस्या एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती हैं। आपके नज़रिए को तय करने वाला कारक, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर एटीट्यूड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे ख़ास तौर पर ये 3 चीज़ें तय करती हैं। पहला, माहौल; दूसरा, तजर्बा; तीसरा, शिक्षा। इन्हें हम नज़रिए के 3 ईज़ कह सकते हैं। अब इन तीनों पर नज़र डालते हैं। पहला, माहौल, एनवायरनमेंट। माहौल में ये चीज़ें शामिल होती हैं: घर, अच्छा या बुरा असर; स्कूल, साथियों का दबाव; काम, मददगार या ज़रूरत के आधार पर; मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिका, रेडियो, फिल्में; सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं; सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनर, मददगार, दोस्ताना और खुशमिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वालों को रूखा और बदतमीज़ पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप और बच्चों को तमीज़ वाला, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं, जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हुए देखते हैं। देशों में सरकारों और राजनीतिक माहौलों में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में
एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की काम करने की गति भी घट जाती है। तहज़ीब कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहाँ कानून का ना होना ही कानून बन जाता हो, वहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात पर गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसा असर डालता है। दूसरा, तजर्बा, एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदलता जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छे अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। तीसरा, शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाए। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों को कैसे पहचानें? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पीपल विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड? जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक ना होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे हो, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नज़रिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले 12 फल जैसा होता है। उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नज़रिए के फ़ायदे, द बेनिफिट्स ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक नज़रिए के कई फ़ायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज़ों को उतनी ही आसानी से अनदेखा भी किया जा सकता है। सकारात्मक नज़रिया आपके लिए फ़ायदेमंद। शख्सियत खुशनुमा हो जाती है, जोश पैदा होता है, ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की एक संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाओं के लिए उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ जाती है, समस्याएं हल हो जाती हैं, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज़्यादा मिलता है, मालिक, कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम होता है। नकारात्मक नज़रिए के नतीजे, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ निगेटिव एटीट्यूड। ज़िंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज़ रहते हैं, ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नज़रिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक फैला देते हैं। अपने नकारात्मक नज़रिए से वाकिफ़ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा हो, पर अक्सर इसमें तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सज़ा काट लेने के बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा।
कुछ देर में ही वह आदमी इस नई आज़ादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आज़ादी और खुली दुनिया के बदलावों को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरों और हथकड़ियों में ही सुरक्षित और आरामदेह महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों भी कई कैदी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। एक अनजान संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है, इसलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहाँ उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नज़रिए की वजह से सीमित कामयाबी ही मिलती है। हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय में मैं सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के तरीकों के बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता सी महसूस हो, पर यकीनन हमें इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।